गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे बेसिक रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है। रिटर्न ऑफ इनकम एक तरह का फॉर्मेट होता है जो एसएससी फर्निश करता है। अपना टोटल इनकम बता के कितना टैक्स लगा उसको पे करना है वो बताता है। और इसमें वो अलग अलग रेट से कितना कमाया, ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ, डिडक्शन कितना हुआ, और ग्रॉस टोटल इनकम में घटा के टोटल इनकम बताता है और टैक्स पेबल बताता है एसएससी। और यही फर्निश करता है रिटर्न ऑफ इनकम। छोटा में कहें तो रिटर्न ऑफ इनकम एक तरह का डिक्लेरेशन है इनकम का, जो टैक्स बताता है कितना हुआ एसएससी का इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट। जैसे कि आप फॉर्मेट बनाते हैं तो ये एक तरह का पक्का फॉर्मेट नहीं है, मतलब कि ये इक्वेशन से नहीं, ये आपको फॉर्मेट किसी का दिखा रहा हूँ। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का 45,000, पीजीपीपी का 1,50,000 लॉस में है, और कैपिटल गेन का 1.5 लाख, और अदर सोर्स का 1,55,000। ये दोनों सेटअप हो जाएगा, ये दोनों सेटअप हो जाएगा, और ये तो इससे और इससे, तो ये दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा वो आएगा 1,55,000। इसमें अगर कोई डिडक्शन है तो करेंगे, और नहीं होगा यहाँ पे नील लिख के 1,55,000 लिख देंगे, और ये हो गया इस टोटल इनकम। अब इसी पर टैक्स निकालेंगे हम लोग। ये फॉर्मेट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखेंगे सेक्शन 139(1) कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये 139 ये होता है रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन। एक होता है बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, एक रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम होता है, और अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम होता है। वो उसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं 139(1) का बारे में, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। इसमें लिखा है कि एज पर 139(1) compulsory filing of companies and firm of return of income and losses of every previous year before due date and prescribed form। कोई भी कंपनी या फर्म का होता है इनकम टैक्स का रूल, इसका भी फर्म और कंपनी का भी। उन लोग का चाहे लॉस हो या प्रॉफिट में हो, उन लोग को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में 139 का। अब कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म हो गया, एचयूएफ और पर्सन, हम लोग इंडिविजुअल के बारे में, उन लोग को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर ऊपर हुआ उन लोग का इनकम, तब भरना ज़रूरी होता है एग्जाम्पशन हटा के। अब जैसे कोई जिन लोग का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं गया, तो उन लोग दोनों में से अगर कोई रेजिडेंट आरओआर हुआ तो उन लोग को भी होता है भरना जरूरी, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं गया। तो देखते हैं, अगर कोई बेनिफिशियल ओनर हुआ ऑफ एसेट, फॉरेन में हुआ, आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल ओनर मतलब कि वो खुद मालिक हुआ, खुद खरीद के खुद मालिक हुआ, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट का हो या घर वर हो, या बेनिफिशरी एसेट उसको विरासत में मिला हो दादा बाबा का, तो वो भी अगर फॉरेन इनकम माने फॉरेन में हो, फॉरेन में लोकेटेड हो, तब उसको भरना होगा। बेनिफिशियल ओनर होता है जो डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन में होता है और फ्यूचर बेनिफिट उठाता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और बेनिफिशियरी जो इंडिविजुअल होता है जो डिराइव करता है बेनिफिट ऑफ एसेट पिछले साल, कंसिडरेशन ऑफ सच एसेट प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन। ठीक है। अब हमको देख, जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल एच और ए आर्टिफिशियल पर्सन और बॉडी ऑफ ये होता है, तो उन लोग को कब अपना कॉर्पोरेट फाइल करना ज़रूरी है। इनकम अगर 2.5 लाख है, 2.5 लाख है और एग्जाम्पशन लगा के, एग्जाम्पशन चलिए मान लेते हैं 30,000 का है, तो यहाँ पे 2.20 लाख हो गया। तो ये 2,20,000 में तो टैक्स लगेगा नहीं 30,000 के कारण। पर हम लोग को देखना है कि ये एग्जाम्पशन लगाने से पहले अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक का पहुँच गया है तो हम लोग को फाइल करना ज़रूरी है। whose total income and the total income of any other person respect of as receivable under act during previous year or without giving effect of provision of section deduction होगी ये, and deduction of the fund exceed the basic exemption limit required to return the file of income such as other person of the before the date। और दूसरा है कि अगर कोई कंपनी फर्म को रिटर्न फर्निश करना जरूरी, मतलब रिटर्न करना जरूरी है 139(1) में। अगर कोई डिपॉजिट किया है अपना अमाउंट एग्रीगेट, मतलब सब सम करके 1 करोड़ या उससे ज़्यादा करेंट अकाउंट में, कोई भी बैंकिंग कंपनी है कॉर्पोरेटिव बैंक में, और एक्सपेंडिचर एग्रीगेट किया है एक्सीडिंग 2 लाख के ऊपर, अपने ऊपर या कोई और पर्सन के ऊपर, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, फॉरेन कंट्री ट्रैवल में, यह एक्सपेंडिचर इनकर किया है एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 लाख कंपोजिशन इलेक्ट्रिक बिल भरने में। फिर से दोहरा देते हैं, अगर कोई भी उसको अपना इनकम फर्निश करना ज़रूरी है। अगर कोई अपना 1 करोड़ से ऊपर करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है एग्रीगेट साल भर में, और 2 लाख के ऊपर अपने ऊपर या किसी और के ऊपर फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने में, और 1 लाख इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने में, उन लोग को अपना 139(1) के अंदर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब देखेंगे रूल 1(2)AA। रूल 12AA कहता है, अगर किसी कंपनी या बिजनेस का 60 लाख के ऊपर का सेल हुआ है पिछले साल, तो उन लोग को रिटर्न करना ज़रूरी है। या 10 लाख का ऊपर प्रीवियस ईयर किसी के प्रोफेशन से रिसिप्ट हुआ है तो उन लोग को करना ज़रूरी है। और अगर कोई 60 साल से नीचे है, TDS और TCS मिला के एग्रीगेट 25,000 से ऊपर गया है तो उन लोग को भरना जरूरी है। और अगर उसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उसका एग्रीगेट TCS और TDS 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तब रिटर्न करना जरूरी है। और कोई भी आदमी का सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट हुआ पिछला साल, तब उसको जमा करना ज़रूरी है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 60 लाख से ऊपर सेल होना चाहिए पिछला साल, 10 लाख से ऊपर इनकम होना चाहिए पिछला साल, 60 लाख वाला बिजनेस में सेल होना चाहिए ग्रॉस रिसिप्ट, और ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख का प्रोफेशन में होना चाहिए। 60 साल से नीचे TDS और TCS एग्रीगेट 25,000 और उससे ज़्यादा, 60 साल से ऊपर 50,000 या उससे ज़्यादा, और 50 लाख सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, तब रिटर्न करना ज़रूरी होता है।
12A के अनुसार। चलिए देखते हैं। हम ड्यू डेट देखेंगे। ड्यू डेट देखेंगे। ये कंपनी हुआ या कोई किसी का बिजनेस हुआ, न पर्सन का बिजनेस हुआ, या जो भी कहे तो ऑडिट करवाने के लिए होता है इनकम टैक्स के अंदर। उन लोग का ड्यू डेट होता है इनकम टैक्स फाइल करने का 31 अक्टूबर। और कोई अगर पार्टनर हुआ, पार्टनरशिप में पार्टनर हुआ, उन लोग को एसएससी पार्टनर हुआ तो उन लोग को 30 नवंबर तक का टाइम होता है। और जिन लोग को ऑडिट नहीं करवाना होता है तो उन लोग को 31 जुलाई। जैसे देखते हैं एगो जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर किसी को ऑडिट करवाना होता है तो उन लोग का 31 जुलाई। और ऑडिट नहीं कर गलत बोल दिए, अगर किसी को ऑडिट नहीं करवाना होता है तो उन लोग का 31 जुलाई। और ऑडिट करवाना होता है तो 31 अक्टूबर 2024 रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। हमको इतना याद रखना है, आगे ये सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फी फॉर डिफ़ॉल्ट फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम 234F 5,000 तक का लिमिट होता है। और अगर किसी का इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं गया उन लोग के लिए 1,000। अगर किसी का इनकम 5 लाख के ऊपर तो फीस 5,000, और नहीं गया तो 1,000। 5 लाख हुआ, 5 लाख हुआ इनकम, 5 लाख ज़्यादा हुआ 5 लाख से तो 5,000, 5 लाख से कम 1,000, ये याद रखना है। रिटर्न ऑफ लॉस 139(3) कोई भी एसएससी को अपना रिटर्न ऑफ लॉस एक ही में फाइल करना जरूरी होता है, जैसे वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है 139(1) में। सेक्शन 80 में कुछ लॉस स्पेसिफाई किया हुआ 131 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर वो बाद में किया तो वो बाद में नहीं हो सकता, जैसे बिजनेस लॉ। फिर से समझाते हैं। सेक्शन 80 कहता है कि मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3) ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड। अंडर सेक्शन 31 कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉलोइंग लॉसेस: बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस ऑफ कैपिटल गेन, और एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। Consequences of Section 133 requires to filing loss and mandatory within the time allowed. Section 139(1) claiming carry forward and losses of maintaining mentioned to above। ये सब का फाइलिंग करना जरूरी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। चलिए देखते हैं। लॉस ऑफ अंडर एनी अंडर हाउस हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 171B unabsorbed depreciation section 32 can be carry forward and set up even through loss has been not filed before due date। Return of loss has to be filed assessing his own interest and non-receipt of notice from assessing officer। Requires to file cannot be valid exclude any circumstances not filing of return। Belated return 139(4) अगर किसी का रिटर्न ड्यू डेट पार हो गया तो उसको भरना जरूरी, कब तक भरना है वो बता रहा है। एनी पर्सन
who has not furnished return within the time allowed under section 31 139 1 may be furnished return of for any previous year at time before 3 months end of relevant assessment year or before completion of assessment year whichever is earlier. 3 महीना या 31/3 के पहले कह ले तो 31/12 तक का हमको भर के कर देना होता है बिलेटेड रिटर्न. रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) any return having furnished to return under section 1 belated return 139(4) discover any omission or wrong statement therein he furnish revised return anytime 3 month relevant assessment year that is 31st March previous year or before completion of assessment year whichever is earlier. मतलब कि कोई कुछ गलती हो गया तो हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे. ऑप्शन फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम 139(8)(a). ऑप्शन ऑफ फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम में फर्निश अपडेट रिटर्न हिज इनकम ऑफ अदर पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ असेसेबल प्रीवियस रिलेवेंट ईयर. ये थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, किताब शेयर कर देंगे. यहाँ पे इससे समझते हैं. चलिए अगर किसी को ऑडिट करवाना होता है तो 31 अक्टूबर तक का समय होता है और ऑडिट नहीं करवाना होता है तो 31 जुलाई 2024 तक का समय है. अगर वो पार हो गया समय माने 31 जुलाई अगर पार हो गया किसी के लिए 31 अक्टूबर तो कब तक भर सकता है? 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का तो ऑडिट के लिए. और ऑडिट नहीं करवाएगा उसके लिए अगस्त या 31 दिसंबर जो पहले आए. 31 दिसंबर लास्ट डेट होता है. और अपडेटेड रिटर्न हम लोग गलती हो गया बाद में पता चल गया तो हम लोग 3 साल तक का भर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई 2024 में भरा अपना रिटर्न तो वो 2027 तक का भर सकता है अपडेटेड रिटर्न. अपडेटेड रिटर्न में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं भरना जिससे रिफंड हम लोग को अराइज हो. लॉस वॉस हम लोग अपडेटेड रिटर्न में नहीं भर सकते हैं. और रिवाइज रिटर्न होता है. रिवाइज रिटर्न हम लोग कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर या 3 महीना. और रिवाइज रिटर्न में भी हम लोग वो फाइल नहीं कर सकते जिससे हम लोग का रिफंड अराइज हो. हम लोग बिलेटेड रिटर्न समझ लिए, रिवाइज रिटर्न समझ लिए, अपडेटेड रिटर्न समझ लिए और रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) भी समझ लिए. वो एक पेज से. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफेक्टिव रिटर्न 139(9). अगर असेसिंग ऑफिसर रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश किया अगर कुछ डिफेक्टिव रहा तो इंटीमेट माने कि बता दिया जाएगा कि आपका डिफेक्ट ये है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए 15 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई कर देना है. और अगर 15 दिन में नहीं करेंगे तो फाइन और पेनल्टी लग सकता है. वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न 1 सेक्शन 140 देखना है. इंडिविजुअल इन जनरल verified by individual himself where individual concerned in absent of India himself or duly authorized person such individual verify करेगा. मेंटली इनकैपेसिटी गार्जियन उसको वेरीफाई करेगा इंडिविजुअल का.
उस इंडिविजुअल के बिहाफ में। अगर इंडिविजुअल रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पाए, वेयर एनी अदर रीजन not possible individual to verify return, the person duly authorized by him। HUF में जनरली करता है वेरीफाई। अगर करता इंडिया के बाहर है तो एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, फर्म, जनरली मैनेजिंग पार्टनर, और अगर वो मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो एनी एडल्ट पार्टनर। एलएलपी में जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर, और वो नहीं है तो कोई भी पार्टनर प्रिस्क्राइब बाय एलएलपी। लोकल अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, और पॉलिटिकल पार्टी सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी में जनरली एमडी करता है, और अगर एमडी नहीं है अगर एमडी नहीं है वेरीफाई करने के लिए तो कोई भी ऑथराइज डायरेक्टर प्रिस्क्राइब बाय एमडी, ठीक है, एमडी प्रिस्क्राइब करेगा। और अगर एप्लीकेशन इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय एडजस्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2060। तो ये प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। नॉन रेसिडेंट कंपनी पर्सन होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अथॉरिटी, कॉपी ऑफ सच पावर होना चाहिए अटैच करने के लिए। अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज़ बीन टेकन ओवर सेंट्रल और स्टेट, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसका मैनेजमेंट ले लिया गया है कंपनी का, तो प्रिंसिपल ऑफिसर। एनी एसोसिएशन, अदर एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफिसर। एनी अदर पर्सन, तो सच पर्सन और एनी अदर पर्सन कंपीटिंग टू एक्ट इट्स बिहाफ वेरीफाई करेगा। अब ये परमानेंट अकाउंट नंबर पैन 139A, अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो ये होना कंपलसरी है, पैन और आधार नंबर भी। तो चलिए पैन क्या होता है, पैन के बारे में देखें। अल्फा न्यूमेरिक नंबर 10 कैरेक्टर का कोड होता है, गिवन बाय अ पर्सन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसएससी। पर्सन कैन हैव ओनली वन पैन कार्ड, ये ध्यान रखना है, पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। कंपल्सरी एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट पैन, who is to apply PAN, when to apply PAN। person whose total income exceed maximum exemption limit, 31st May। resident person other than individual enter into फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एग्रीगेटिंग 2.5 लाख और मोर देन फाइनेंशियल, 2.5 लाख के ऊपर इन फाइनेंशियल। 31 पर्सन हु इज मोर देन पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर, और ऑफिस bearer of person referred above, any person competing act behalf of person referred above whose intend to prescribe transaction 31 मई, ठीक है। एनी पर्सन
whose sale turnover his gross received likely exceed 5 lakh in previous year. On or before end of the relevant financial year, any person who requires to furnish return under 139 for a trust or charitable institution on or before financial relevant year, any person who is entitled to receive sum of income on which is tax tedious in financial on or before end of relevant previous year, कहें तो 31 मार्च के पहले. Any person who requires to export import code before making any export or import. अगर 31 अक्टूबर को करना है हम लोग को एक्सपोर्ट, तो इसके पहले हम लोग को पैन बनाना है, उसके बाद हम लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है. पेनल्टी फॉर फेलियर ऑफ अप्लाई पैन कार्ड. पेनल्टी कितना लगेगा पैन कार्ड के लिए अगर नहीं अप्लाई किए तो 10,000. Voluntary application for allotment of PAN 139(8)(3). The section empowers the person to apply PAN even through person does not fall under any section, any category of mention above. However, person who is already allotted PAN under new series or not apply another PAN. ये ऊपर में जो हम बताए हैं, अगर इसमें भी कोई नहीं पड़ता है तो उन लोग को भी पैन बनाना ज़रूरी है जिसका उम्र 18 साल से ऊपर चला गया है. और अगर कोई आदमी पैन बना लिया है तो उसको दोबारा नहीं बनवाना ज़रूरी है. ये लिखा है ये लाइन में. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार 139(5)(b). एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट और कोड द पैन एंड हु बताते हैं. हैज़ नॉट अलॉटेड पैन and possesses Aadhaar number may furnish intimate code and has Aadhaar number due to the PAN. Such person shall allotted PAN in such manner as prescribed. Has been allotted PAN and how who has intimated Aadhaar number according with provision under section 139A may furnish intimate the code of Aadhaar due of PAN. मतलब कि अगर आधार नहीं है तो पैन नहीं है तो आधार से भी कर सकते हैं. आधार है तो पैन को भी कोड करना ज़रूरी होता है. ये लिखा है एक तरह से. होम टू अप्लाई ए कंपल्सरी वॉलेंट्री Indian citizen, Indian company, entities of incorporated and unincorporated in title of India. फॉर्म 49A फॉर्म होता है और इन अदर केस 49AA में हम लोग को अप्लाई करना होता है. वॉलेंट्री होने ज़रूरी होता है. Sue motto of allotment of PAN. सेक्शन 139(1)(b) के अंदर सेक्शन 139(a)(1)(b) के अंदर कहा जाता है कि जो कलेक्शन ऑफ कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़फुल ज़रूरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो वो नोटिफाई कर सकती है स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन टू हैव अप्लाई प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ AO और अलॉटमेंट ऑफ पैन. 139A to empower the assessing officer to
to allot PAN any person other than person who falling category of mention above। इसमें कोई पढ़ रहा है उसको छोड़ के उसको असेसिंग ऑफिसर को अधिकार है पैन अलॉट करने का। पैन और आधार मस्ट बी कोटेड इन डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टेन प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन है जिसमें पैन और आधार कोड करना जरूरी है, देखते हैं। पर्सन shall quote PAN or all document pretending following transaction entered in by him। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द सेल ऑफ परचेस ऑफ मोटरसाइकिल परचेस करने में पैन और आधार कोड करना जरूरी है। अकाउंट ओपन करने में 18 साल से नीचे रहता है तो उसमें नहीं ज़रूरी होता है, बाद में 18 हो जाओगे तो उसमें ज़रूरी होता है सेविंग अकाउंट खोलने में और सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट खोलने में। और बैंकिंग कंपनी और कॉरपोरेटिव बैंक खोलने का में भी पैन और आधार कोड करना जरूरी होता है। एप्लीकेशन ऑफ इशूइंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करवाइएगा उसमें भी ज़रूरी होता है। और डीमेट अकाउंट भी अगर खुलवाइएगा तो उसमें भी पैन और आधार कार्ड डलवाना जरूरी होता है। और अगर कैश 50,000 से ऊपर हो गया, वो अगर होटल और रेस्टोरेंट बिल में एक बार में 50,000 से ऊपर गया तो पैन और आधार कार्ड डालना ज़रूरी होता है। और 50,000 से ऊपर गया फॉरेन ट्रैवल करने में तो वो आधार और पैन करना ज़रूरी होता है। कैश, यहाँ पे कैश का बात हो रहा है। और पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 तो म्यूचुअल फंड का परचेस करने में अगर 50,000 से ऊपर चला गया तो पैन और आधार कोड करना जरूरी, मतलब डालना जरूरी है। अगर पेमेंट एक्सीड करता है 50,000 से ज़्यादा, कंपनी और इंस्टीट्यूशन का डिवेंचर और बॉन्ड इशू होने में तो उसमें भी ज़रूरी है। अगर 50,000 RBI बॉन्ड एक्वायर करती है, पेमेंट एक्सीडिंग फॉर 50,000 टू RBI फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड। अगर RBI एक बॉन्ड इशू करती है और उसको एक्वायर करने में 50,000 से ऊपर गया तो उसमें भी ज़रूरी होता है। 50,000 डिपॉजिट हुआ बैंकिंग कंपनी और कॉरपोरेटिव अकाउंट बैंक में, बैंक ड्राफ्ट में और बैंकर चेक बैंकिंग कंपनी कॉरपोरेटिव बैंक एक्सीडिंग 50,000 एक दिन में। टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 मोर देन 5 लाख एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विथ बैंक अकाउंट बैंकिंग कंपनी और कॉरपोरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस निधि रेफर टू सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट में है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और पेमेंट इन कैश बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर चेक ऑफ एग्रीगेटिंग 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर मेयर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन एज डिफाइंड। अगर 50,000 से ऊपर किसी का हुआ कुछ भी फाइनेंशियल ईयर में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में तो हम लोग को पैन कार्ड और आधार कोड करना जरूरी, मतलब आधार और पैन देना जरूरी है। सिक्योरिटी परचेस करने में अगर 1 लाख के ऊपर चला गया तो कोड करना जरूरी है। खरीद बिक्री कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक्सीड कर गए 1 लाख के ऊपर, सेल ऑफ खरीद बिक्री प्रॉपर्टी में 10 लाख स्टैम्प वैल्यू होना चाहिए, अगर एक्सीड कर गया तो कोड करना जरूरी है। सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 10 लाख के ऊपर हुआ और खरीद बिक्री कुछ गुड और सर्विसेज का स्पेसिफाइड इन ट्रांजेक्शन में 2 लाख का ऊपर हुआ तो हम लोग को कोड करना जरूरी होता है। पैन और आधार मतलब देना जरूरी होता है।
कोटिंग of Aadhaar number section 139A, where person who is eligible for Aadhaar number shall quote Aadhaar number. Application form of allotment of PAN, return of income. पैन के लिए कोट करना जरूरी है और रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ज़रूरी है। Where person does not possess Aadhaar number, enrollment of Aadhaar application issued by him enrollment। अगर कोई पैन 2017 के पहले बनाया है तो उन लोग को 30 जून 2020 तक का पैन में डालना था। उसके बाद से जो पैन बनता है, पैन जो बाद में बनता है तो उसमें तो आधार रहता ही है। और प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई फॉर नोटिफाइड पर्सन और स्टेट। ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है नोटिफाइड पर्सन और स्टेट के लिए। ये तो बता दिए। आइए हम लोग देख लेते हैं ITR का वेबसाइट। गूगल में हम लोग को लिखना है, गूगल में जाके हम लोग को लिखना है पहले यहाँ पे इनकम टैक्स, और यहाँ पे फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको दबाना है। दबा दिए। अगर किसी को यहाँ पे फाइल करना है तो वो यहाँ पे लॉगिन दबाएगा, और पहला बार अगर कोई फाइल करने जाएगा तो वो रजिस्टर दबाएगा। तो यहाँ पहले अगर कोई पहला बार रजिस्टर दबाएगा तो क्या क्या मांगेगा देखते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर हुआ तो यहाँ पे पैन कार्ड मांगेगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू में दबा देना है, वैलिडेट करके OTP मांगेगा। तो अदर्स में देखते हैं तो यहाँ पे अदर्स में कैटेगरी आएगा, कैटेगरी आपको चूज़ करके कंटिन्यू करना है। कैटेगरी में आएगा एक्सटर्नल एजेंसी, स्टेक होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई रिटर्न और नॉन रेजिडेंट। फिर यहाँ पे फाइल, वेरीफाइड डिटेल, सिक्योर अकाउंट करके हो जाएगा। हम लोग होम में आते हैं। अगर हमको इनकम टैक्स का वेबसाइट से कैलकुलेट करना है तो होम स्क्रीन में पहले आना है। होम स्क्रीन में फिर क्विक लिंक में देखना है, क्विक लिंक तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इसको दबाना है। ऐसे लोड होगा। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर, फिर एडवांस कैलकुलेटर, असेसमेंट ईयर दिखेगा, टैक्स पेयर क्या है, इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे RES का मतलब होता है ROR। उसके बाद यहाँ पे एज दिखाएगा 60 साल से ऊपर, 60 साल से 80 साल के बीच और 80 साल से ऊपर। यहाँ पे इनकम डालना है, डिडक्शन डालना है। डाल के देखते हैं। इनकम डालेंगे 8 लाख, डिडक्शन 20,000। फिर यहाँ पे दिखाएगा ऐसे व्यू कंपैरिजन करना है। फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार दिखाएगा कि इनकम दिखाएगा, डिडक्शन दिखाएगा, टैक्सेबल इनकम दिखाएगा। 7,80,000 होगा और इसका टैक्स अमाउंट यहाँ पे इतना दिखा देगा 8 लाख। डिडक्शन नहीं लगता है न्यू रेजिम में। 8 लाख टोटल इनकम, टैक्सेबल अमाउंट इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे दिखाएगा यू सेव 34,840 इफ़ यू ऑप्ट न्यू टैक्स रेजिम। ऐसे अगर किसी का हम लोग को करना है
तो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम से हम लोग पता कर सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर का के थ्रू। थैंक यू।